welcome to Commerce School. Myself Khushbu Gupta. I hope you are all doing well. So today again welcoming you back to the lecture of accountancy, bookkeeping and accountancy. Today we are going to learn the next chapter, that is the accounts of note for profit concern, जिसको short में सब लोग NTC के नाम से जानते हैं. NTC means क्या? Non trading concern. ऐसा फर्म जो ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करता, तो हम उसका आज फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं. अभी हमने पिछले चैप्टर में सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट. ट्रेडिंग कंसर्न मींस जो ट्रेडिंग करता है फर्म. ट्रेडिंग करना मींस क्या? बेचने खरीदने का काम करता है. जो बिजनेस अर्निंग के लिए बिजनेस करता है, तो उस बिजनेस को बोला जाता है ट्रेडिंग. ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उस फर्म को बोला जाता है ट्रेडिंग कंसर्न. और जो नहीं करता उसको बोला जाता है नॉन ट्रेडिंग. जो ट्रेडिंग था वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, फाइनल अकाउंट पढ़ा हमने ट्रेडिंग कंसर्न का. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. तो दैट इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम. Okay, let's first I will introduce the chapter. Okay, the name, what do you mean by trading and what do you mean by non trading. First of all we will learn that. और किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के पहले, प्रॉब्लम पे डायरेक्टली जंप करने के पहले हम उसका क्या करेंगे? पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए. द होल कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड, देन आफ्टर यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम परफेक्टली. इफ यू विल जंप डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम, देन यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर आप लोग बोलेंगे कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा डायरेक्टली, तो प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं. अगर मैं आपको प्रॉब्लम सिखाने बैठूं तो वो सिर्फ मुझे ही समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका कंसेप्ट क्लियर है. अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोगों को बराबर समझ में आएगा कि कोई भी आपको क्या सिखा के दे रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका किसी भी चीज के बारे में बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. ओके, तो सबसे पहले क्या हम देख सकते हैं? इंट्रोडक्शन. आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी जगह पर दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है. उसमें से फर्स्ट टाइप है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज. ऐसी फर्म, ऐसी संस्था जो क्या काम कर रही है? ट्रेडिंग काम करे, ट्रेडिंग का काम करे. ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जो खरीदने और बेचने का काम कर रही है, गुड्स या सर्विसेज, राइट. जिससे वो क्या कमा रही है? पैसा कमा रही है. मीन्स उनका मेन काम क्या रहता है? प्रॉफिट मेकिंग. ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है? प्रॉफिट कमाना. ओके. तो एक दूसरी फर्म होती है जो ट्रेडिंग नहीं करती, उसको बोला जाता है नॉन ट्रेडिंग. और ऐसी फर्म मतलब जो ट्रेडिंग का काम नहीं करती, बेचने खरीदने का काम नहीं करती. बेचने खरीदने का काम नहीं करती मतलब वो पैसा अर्न करने पर उसका मेन मोटिव नहीं है, तो मीन्स उसी फर्म को क्या बोला जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इस बारे में. ओके, ठीक है. उसके बाद आपको क्या दिया? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग हमने लिखा है, नॉन ट्रेडिंग फर्म का मीनिंग लिखा है, ताकि आप लोगों को ईच एंड पॉइंट क्लियर हो जाए. ओके. और ये जो हम थियोरेटिकल करेंगे, जो थ्योरी आती है तभी भी आपको काम आता है. छोटी छोटी बातें, वन सेंटेंस, वन वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स एग्जाम में आते हैं, तो हर एक मार्क बहुत जरूरी रहता है. ठीक है. तो क्या है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो पता होना चाहिए. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसके लिए काम करती है? गुड्स को खरीदने बेचने, सर्विसेज को बेचने खरीदने के लिए काम करती है. विच इज इन्वॉल्व इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स को खरीदने या बेचने का काम करती है उसे बोला जाता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. वो क्यों करती है? बेचने खरीदने का काम क्यों कर रही है? पैसा कमाने के लिए. और पैसा कभी भी ज्यादा कमाना चाहिए, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए फर्म में, राइट. सो दे आर एंगेज इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी. होगा ये जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व. दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग एक्टिविटी? ट्रेडिंग एक्टिविटी किसे बोलते हैं हम? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेडिंग मतलब क्या? जब गुड्स एंड सर्विसेज का बेचना खरीदना होता है तो उसे बोला जाता है ट्रेडिंग एक्टिविटी. और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, जैसे हम बोल सकते हैं कि और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे क्या? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या? कोई भी एक बंदा, आपने देखा होगा आपके सामने, कोई किराने की दुकान होगी, राइट, तो कोई टॉयज की दुकान होगी, कोई ब्यूटी पार्लर होगा, तो वो क्यों काम करते हैं? कोई भी दुकान है, किराने की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, तो वो क्यों काम कर रहे हैं? फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. तो उनका मेन काम क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना रहता है. उसके बाद हम पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, ये भी एक टाइम का फर्म है. ये सब कैसे? कमर्शियल बिजनेस है. कमर्शियल मीन्स पैसा अर्निंग करने के लिए बिजनेस करते हैं. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन मोटिव हालांकि पैसा कमाना नहीं रहता कोऑपरेटिव का, लेकिन तभी भी पैसा कमाना रहता है. ओके. पब्लिक लिमिटेड कंपनी एटसेट्रा. तो ये सारी जो हमने एग्जाम्पल देखे, सोल ट्रेडिंग हो, पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव हो या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सब क्या, कौन है ये सब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है. मींस ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है. आर सेटअप. ये सब क्यों सेटअप किए जाते हैं?
आर सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट। ये सब क्यों सेटअप किए जाते हैं? सोल ट्रेडिंग का बिजनेस कोई क्यों करता है? कोई एक दुकान खोल के क्यों बैठता है? या फिर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस क्यों करता है? कोऑपरेटिव फर्म क्यों खोलता है? या फिर पब्लिक कंपनी क्यों खोलता है? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट, ताकि वो क्या कर सके, पैसा कमा सके, है ना। आगे फाइनल अकाउंट, हम ये क्या करते हैं, जो ट्रेडिंग फर्म है, जो हमने पिछले चैप्टर में जो फाइनल अकाउंट सीखा, वो कौन से फर्म का था? वो ट्रेडिंग फर्म का था। ओके, वो फाइनल अकाउंट किसका था? ट्रेडिंग फर्म का था। ये बेसिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, फाइनल अकाउंट विच कंसिस्ट ऑफ, फाइनल अकाउंट जो ट्रेडिंग फर्म का, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा, वो कौन से फर्म का अकाउंट था? ट्रेडिंग फर्म का। ट्रेडिंग फर्म के फाइनल अकाउंट में क्या क्या इन्वॉल्व था? ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था, और किसका बनाया था? बैलेंस शीट बनाया था, है ना, बराबर है। तो आर प्रिपेयर्ड बेस ऑफ द फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट किसके बेसिस पे बनाया जाता है? आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? हम एक पूरा ट्रेडिंग फर्म में क्या करता है, मतलब सारे पैसे वाली चीजें रिकॉर्ड की जाती है ना। मतलब अपन ने जर्नल एंट्री के बाद लेजर के बाद क्या करते हैं? जर्नल एंट्री के बाद लेजर के बाद लेजर का बैलेंस, लेजर के बैलेंस से बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से पता चलता है कि ट्रेडिंग फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया, या फिर बिजनेस के पास एसेट है क्या लायबिलिटी है। तो इस तरीके से हम हमारा फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ओके, बेस ऑफ द फाइनल अकाउंट इज अ ट्रायल बैलेंस। तो कभी भी फाइनल अकाउंट किसके बेसिस पर बनता है? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनता है। आपने देखा ही होगा कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था? फाइनल अकाउंट जब भी हम बनाते तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता था और एडजस्टमेंट दी जाती थी, राइट। उसी के बेसिस पर हम क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट। तो मतलब वो जो पिछले चैप्टर में हमने सीखा फाइनल अकाउंट, फर्स्ट चैप्टर में जो फाइनल अकाउंट है वो किसका है? ट्रेडिंग कंसर्न का। तो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इस एक तरह से ये फाइनल अकाउंट है किसका? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का। तो क्या हम अभी भी हम फाइनल अकाउंट सीखेंगे, लेकिन कौन से फर्म का? नॉन ट्रेडिंग का, मीन जिसको हम बोला जाता है एनटीसी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके, तो क्या है ये फर्म? कौन सी होती है? नॉन ट्रेडिंग, मतलब ऐसी फर्म, इसी का उल्टा एकदम अपोजिट, दिस इज द कन्वर्स ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मींस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नॉट वर्किंग फॉर द ट्रेडिंग। मींस ट्रेडिंग क्या कैसे बोलते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बाइंग और सेलिंग नहीं करती, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, उस फर्म को बोला जाता है नॉन ट्रेडिंग। ओके, तो क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बोलो या फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बोलो, एक ही बात है। जैसे हमने इतना पढ़ा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर नॉन ट्रेडिंग, एक ही बात है। मतलब क्या है? आर दोस कंसर्न, ये वो कंसर्न्स हैं, आर दोस कंसर्न्स which are started not to earn profit, जो किसके लिए स्टार्ट की गई है? प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट की गई है, बट टू गिव द क्वालिटेटिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर। बल्कि किसके लिए स्टार्ट की गई है? कि मेंबर्स को क्या अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, वो भी रीजनेबल रेट के अंदर, अफोर्डेबल रेट्स के अंदर, जो सोसाइटी अफोर्ड करती है, एंड सोसाइटी एट द मिनिमम चार्जेस पे सोसाइटी को क्वालिटी वाली सर्विस प्रोवाइड करना, वो भी कम से कम रेट पे। ऐसी सर्विस को बोलते हैं हम, ऐसे फर्म को बोलते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑर्फनेज, अनाथालय। अनाथालय को ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है क्या? आपने कभी देखा होगा वो कोई बेचने खरीदने का काम करता है? नहीं करता ना। वो क्या काम करता है? किसी भी जो पर्सन है, जो कि क्या हो चुका है, मतलब जिसके पेरेंट्स ने या फिर कोई भी हेल्पिंग पर्सन को क्या करते हैं? एक जगह देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, उसको एकदम अच्छे से मेंटेन, मतलब हेल्प करते हैं, उसको रखा जाता है अनाथालय में, ऑर्फनेज में, राइट। तो फिर उनका काम क्या है? वो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं क्या? नहीं करते ना। वो क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, ये क्या काम करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द क्वालिटेटिव सर्विसेज। इनका काम क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? इनका मकसद क्या है? क्वालिटेटिव सर्विसेज देना। और इनका काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। दोनों में फर्क है ना। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द क्वालिटेटिव सर्विसेज एंड टू प्रमोट द आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। जिससे स्कूल्स में हम एजुकेशन का सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होता हो, स्पोर्ट्स को किया जाता है, कोई कल्चर क्लब है या फिर कोई आर्ट है, तो उसके लिए किधर ये सब चीजों को क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। और इनका मेन काम क्या रहता है? क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, क्या है आगे? दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये कोई किसी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं क्या? बेचने खरीदने का काम करते हैं क्या? नहीं करते ना। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी, किसी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करते। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, किसी कुछ भी बनाने या बेचने खरीदने का काम नहीं करते। स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है ना, जिसमें स्पोर्ट्स को एनकरेज किया जाता है, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड यूनियन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट्स, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, रिलीजियस कंसर्न्स, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा
आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये सब किसकी एग्जांपल है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ऑर्फनेज है, अनाथालय है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है। ये किसके लिए काम करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्कूल्स कॉलेजेस का। स्कूल में बच्चों से फीस ली जाती है क्योंकि जो स्टाफ है वो तो मतलब उनको तो पैसे देने पड़ेंगे ना, लेकिन वो क्या करवा रहे हैं? उनका मेन मोटिव क्या है? बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल्स में मेन उनका है कि पेशेंट को सही से ट्रीट करके देना। वो पैसे लेते हैं क्योंकि जो बाकी के स्टाफ है वो तो पैसे लेने वाला है, तो इसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं। अदरवाइज देयर मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड द क्वालिटेटिव सर्विसेज। ओके, आफ्टर दैट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कलेक्ट द इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं? रेगुलर इनकम जो भी मेंबर्स से आती है। जो भी जितने भी फर्म में मेंबर है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के, ट्रेडिंग कंसर्न के फर्म में जितने भी मेंबर है, वो मेंबर जितना भी फीस देते हैं तो उसे बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये उनकी एक इनकम का साधन है। इनके पास क्या है? बेचने खरीदने के बाद इनकम आ जाती है, लेकिन इनके पास इनकम वैसे नहीं आती है। बेचने खरीदने का काम तो कर नहीं रहे, इनके पास इनकम कहाँ से आती है? इनके पास इनकम आती है जो मेंबर होते हैं, वो जितना भी फीस जो भी बढ़ते हैं मेंबर, है ना, फर्म के मेंबर ही जो बढ़ते हैं उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। या फिर कोई नया मेंबर आ रहा है, वो एडमिशन फीस दे रहा है, या फिर गवर्नमेंट से या फिर लोगों से कोई डोनेशन मिल गया गिवन बाय द मेंबर्स और द नॉन मेंबर्स। या तो मेंबर दे रहे डोनेशन, या फिर कोई बाहर का बंदा आके डोनेशन दे रहा है, या फिर ग्रांट द सब्सिडीज और द कंसेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ने किसी चीज की छूट दे दी। तो ये सब चीजों से इनके पास क्या आता है? इनकम का साधन आता है। अदरवाइज इनके पास कोई इनकम का दूसरा साधन नहीं है, कोई बेचने खरीदने का काम नहीं करते। तो समझ में आया सब लोगों को? किसी के ऑर्फनेज है, उसके पास हम कुछ डोनेशन दे देते हैं, तो वो क्या उनके लिए इनकम का सोर्स है। तो इस तरीके से हम ये पढ़ते हैं, दोनों में फर्क है। इनका मेन मोटिव है ट्रेडिंग करना, मतलब बेचने खरीदने का काम करना, बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच इज नॉट डन इन द केस ऑफ द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन काम है प्रॉफिट कमाना, इनका मेन काम है सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। तो अभी हम इनके बीच के क्या पढ़ेंगे? डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को इनके बेसिस के डिफरेंसेस क्लियर हो जाएगी। एक बात ध्यान में रखनी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा फाइनल अकाउंट, वो फाइनल अकाउंट था ट्रेडिंग कंसर्न का। सेकंड चैप्टर में भी हम फाइनल अकाउंट ही पढ़ेंगे, लेकिन किसका? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का। जिसको फाइनल अकाउंट से नहीं जानते, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो भी फाइनल अकाउंट है किसका? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का। तो वहां पर क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में हम, इसका चैप्टर का नाम है नॉट फॉर अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मींस एनटीसी या फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। Okay, let's discuss the difference between the trading and the non-trading organization. So now we are going to learn about the difference between the trading and the non-trading organization, जिससे आपको क्या हो जाएगा? ज्यादा समझ में आ जाएगा कि उन दोनों में फर्क क्या है ना। तो मीन्स हमने पहले चैप्टर में देखा था, फाइनल अकाउंट सीखा था किसका? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग फर्म का। और अभी हम फाइनल अकाउंट सीखेंगे नॉन ट्रेडिंग का। मींस इस चैप्टर को फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग नहीं बोला जाता, उसको एनटीसी बोला जाता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम फाइनल अकाउंट ही कर रहे हैं, लेकिन कौन सी फर्म का? नॉन ट्रेडिंग फर्म का। ओके, तो उसके पहले बेसिक्स क्लियर करना बेटर है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलते हैं? ट्रेडिंग को। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उसे बोलते हैं हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, वो होती है नॉन ट्रेडिंग, है ना, राइट। तो क्या है पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन? देयर आर द 5 बेसिस ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रेडिंग एंड द नॉन ट्रेडिंग। ओके, तो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेडिंग करती है, जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, मेनली उनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसी फर्म जो ट्रेडिंग नहीं करती, जो नॉन ट्रेडिंग है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, उनका मेन मकसद इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बोथ ऑफ दिस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जिसपे हम ऐसा बेस जिसके बारे हम इन दोनों को फर्क पता करेंगे। इन दोनों में क्या फर्क है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इस फर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसका नाम समझ में आता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस प्रॉफिट अर्न करना, इसका क्या है? मेन मोटिव है ना। और इसका क्या है? मेन मोटिव नॉट फॉर प्रॉफिट, इसके नाम से समझ में आता है, एज इट्स नेम सजेस्ट, इट्स मेन मोटिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट एट ऑल। ओके, तो क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस फर्म का? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ओके, इसको मैं इधर लिख देती हूँ। ये कौन सी फर्म है? ट्रेडिंग। और ये कौन है? नॉन ट्रेडिंग।
ऑलराइट, मतलब इसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, जबकि इसका मेन मोटिव है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द सर्विसेज। मतलब ऐसी फॉर्म जिनका मेन मोटिव क्या है, सर्विस देना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। ओके, और उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मीन्स ये क्या है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्मली हमारी जो फॉर्म्स रहती है, ज्यादातर फॉर्म्स ट्रेडिंग रहती है, क्योंकि उनका सबका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना रहता है। बहुत कम होती है जो सोशल सर्विस के लिए काम करती है, सोशल पर्पज के लिए काम करती है। ओके, अदरवाइज एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द देमसेल्व्स। ओके, क्या है, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर क्या होता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, हर एक ट्रांजेक्शन जो भी फर्म में रिकॉर्ड होती जाती है, पर डे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनका हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर, लेजर के बाद करते हैं लेजर का बैलेंसिंग, और लेजर बैलेंसिंग के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। राइट, तो मतलब ट्रायल बैलेंस क्या है, बेस है फाइनल अकाउंट का। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जब भी फाइनल अकाउंट बनाया जाता है तो उसके लिए बेस क्या रहता है, ट्रायल बैलेंस रहता है। इस फॉर्म में हम ट्रायल क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डू नॉट प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। अब ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रहता है, अब इनके पास क्या है, खुद के पास ट्रेडिंग करके पैसा कमाते नहीं है। मतलब ट्रेडिंग मीन्स क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो कोई गुड्स खरीदते या बेचते नहीं है, मतलब इनके पास प्रॉफिट पैसा कमाने का वो साधन नहीं है। तो ये पैसा कहाँ से लेते हैं, डोनेशन आती है इनके पास, मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन आता है ना, गवर्नमेंट कोई ग्रांट कर देती है, गवर्नमेंट कोई छूट दे देती है, सब्सिडी दे देती है। तो मतलब इस तरीके से तो इनके पास इनकम के सोर्सेज है। तो ये देखते हैं कि हमारे पास रिसिप्ट मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आया, और पेमेंट मतलब कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ, हमने किस किस को पेमेंट किया। तो मतलब ये दो ही चीज, एक अकाउंट बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके बेसिस पर इनका फाइनल अकाउंट बनता है। इनका फाइनल अकाउंट किसके बेसिस पर बनता है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर। इनका फाइनल अकाउंट बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेसिस पर। मतलब हमें प्रॉब्लम में, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में क्या दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। अब आपको प्रॉब्लम में क्या दिया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब क्या, रिसिप्ट मतलब पैसा आना और पेमेंट मतलब पैसा जाना। रिसिप्ट मतलब कैश, कैश से इन्वॉल्वमेंट है, कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये उसका हिसाब रखते हैं साल भर, और उसके बेसिस पे बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ओके, तो क्या है अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अभी ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग फर्म ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाती है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है, इसके पहले हमने वही पढ़ा था। तो क्या है, क्या बनाती है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अगर ये सोल ट्रेडिंग का आप लोग बना रहे हैं, सोल ट्रेडिंग फर्म है, उसका आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट सीखा था, तो उस टाइम पे हमने क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया इसके साथ। तो ये तीनों चीजें तो बनाते ही बनाते हैं, किसके बेसिस पे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। तो ये क्या है, किसका, ये किसके पार्ट है, ये फाइनल अकाउंट ऑफ द ट्रेडिंग फर्म का। ट्रेडिंग फर्म का जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनाते हैं, और क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ओके, और यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम में क्या है, आप लोगों के पास है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। जैसे जैसे हम चैप्टर में आपको बेसिक्स क्लियर करोगे, तब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। और एक बात, कभी भी कंसेप्ट क्लियर किए बिना अगर आप प्रॉब्लम पे जाएंगे तो आपको वापस से बैक आना पड़ेगा। जो शॉर्टकट हमेशा फायदेमंद नहीं रहता है, शॉर्टकट नहीं लेना। हमें देर आए दुरुस्त है बोलते हैं ना, तो मतलब आप थोड़ा सा स्लोली करो, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको टीचर की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। ओके, ठीक है, तो कभी भी कंसेप्ट क्लियर पे ध्यान दो। उसके बाद क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर 3 अकाउंट बनते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि साल भर बनाया जाता है, और उसके बेसिस पर एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट। ओके, देन आफ्टर नेट रिजल्ट। अब इनका जो नेट रिजल्ट निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है कि असेट लायबिलिटी कितनी है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों मिलकर हमें बताते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस की। जो ट्रेडिंग कंसर्न जो है, जो ट्रेडिंग फर्म है, उसका उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर बिजनेस को कितना लॉस हो रहा है। और बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट क्या बताती है, ये दोनों क्या बताते हैं हमें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, है ना। और ये क्या बताते हैं हमें, बैलेंस शीट क्या बताती है हमें, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो मतलब
हमें क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है, और बैलेंस शीट तो टैली होती है, बैलेंस शीट से कुछ बैलेंस नहीं निकलता है, तो हमारा इधर नेट रिजल्ट क्या रहता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, या फिर आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, और यहाँ पर क्या मिलता है हमें, बिजनेस के पास इनकम ज्यादा हुई, या फिर बिजनेस नहीं एक्चुअली जो ऐसा फर्म जो सोशल पर्पस के लिए काम कर रहा है, उनके पास जहां से भी इनकम आ रही है उन्होंने इनकम ज्यादा हुई या उनका खर्चा ज्यादा हुआ, तो वो हिसाब करने के लिए अगर इनकम ज्यादा होती है तो हम उसे बोलते हैं सरप्लस, और किसी फर्म में अगर खर्चा ज्यादा है तो उसको बोला जाता है डेफिसिट। ओके, सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा है और डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो ये हम जब आप लोगों को मैं जब डिटेल में बेसिक अभी 1 by 1 हम पहले डिटेल में बेसिक सीखेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सरप्लस और डेफिसिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये तो आपको आता है, लेकिन ये नहीं आता तो हम अभी सीखेंगे। ओके, डोंट वरी। आगे क्या है, ओनर्स फंड एंड द कैपिटल फंड। यहाँ पर ओनर डालता है या फिर कैपिटल फंड कहाँ से आता है, या ट्रेडिंग फर्म में कौन डालता है, ओनर डालता है, कैपिटल डालता है, लेकिन यहाँ पर कोई ओनर नहीं डाल रहा है, यहाँ पर कोई मालिक नहीं, यहाँ पर सब मालिक है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, जितने भी मेंबर है ऑल आर ओनर्स इन द फर्म। तो हेयर ओनर्स फंड इंक्लूड्स द ओनर्स इन्वेस्टमेंट। ओनर फंड मतलब क्या, ओनर एक तो खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओनर एक तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब वो एक तो कैपिटल डाल रहा है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और बिजनेस में जो भी रिजर्व करके रखा है मतलब हमने सेव करके रखा है, और जो सरप्लस जितना भी प्रॉफिट आ रहा है तो वो सब मिलके क्या होता है, ओनर्स फंड। ओनर फंड में क्या क्या आता है, एक तो आता है कैपिटल, एक आता है सरप्लस, और एक आता है रिजर्व्स। सरप्लस मतलब हमारे पास जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो, ओनर कैपिटल मतलब ओनर ने जितना पैसा डाला, जब ओनर जो मालिक होता है वो जितना पैसा डालता है उसे बोलते हैं कैपिटल। और रिजर्व किसे बोलते हैं, ये किसका, ओनर्स प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, ठीक है ना, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग फर्म में पैसा रहता है ना, लेकिन यहाँ पर कैसा पैसा रहता है, कैपिटल फंड रिप्रेजेंट। यहाँ पर जो कैपिटल फंड होता है, यहाँ पर हम कैपिटल फंड बोलते हैं, जैसे वहां पर कैपिटल बोलते हैं तो यहाँ पर भी कैपिटल फंड रहता है, लेकिन कैसे रहता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ द सरप्लस। अगर सरप्लस आया बिजनेस में तो वो हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। सब्सक्रिप्शन आता है मेंबर से, हाँ, डोनेशंस आता है, सरप्लस आता है, शोन बाय द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इन सब से मिला के हमारा क्या बनता है, कैपिटल फंड बनता है। क्या है, सब्सक्रिप्शन से, सरप्लस से, डोनेशन से, और बाकी सरप्लस जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस, एक तो जमा किया हुआ सरप्लस, और दूसरा जो सरप्लस निकला प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Okay, so these are the basic differences between the trading account and the non-trading organization. I hope you understand. If you are any doubt, tell me in the comment box. और हम आगे सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे इस चैप्टर की, उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान से पहले कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आप लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम जाएंगे, आप लोग इग्नोर करते हैं अगर कंसेप्ट को, तो फिर क्या हो जाएगा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तब आपको समझेगा कि हाँ मुझे तो वापस से समझना पड़ेगा, तो आप वापस से बैठ आएंगे। तो इससे बेटर क्या है, धीरे धीरे चलो, स्लोली चलो, लेकिन कंटिन्यू चलो। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आ जाए। मैं आपकी पूरी बुक क्लियर करने वाली हूँ, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी सॉल्व करके दूंगी मैं। हर एक चीज थियरी का हो, भले प्रॉब्लम का हो, भले वो कंसेप्ट क्लियरेंस हो। ओके, सो I will upload the next lecture on the next basics of the accounts for not for profit concerns. Okay, so till then take care, goodbye, thank you so much, bye bye.